समाजवादी पार्टी के 3 चेहरे। हम आज इन 3 चेहरों पर बात करेंगे। किसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, क्या सोशल मीडिया पर इनके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, क्या प्रिंट मीडिया में इनके बारे में रिपोर्टिंग की जा रही है, किस तरीके का लोगों का नजरिया है, क्योंकि ये 3 वो मेंबर हैं जो पहली बार पार्लियामेंट में लोकसभा में चुनाव जीत करके आए हैं। इनमें से एक हैं मुहिबुल्लाह नदवी साहब, जो कि पार्लियामेंट के करीब की मस्जिद के इमाम रहे हैं। पहले से ही इनके सभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में इनकी रसाई रही है, इनके अपने कॉन्टेक्ट रहे हैं। फिर इनको अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर जैसी सीट से अपना कैंडिडेट बनाया और आजम खां की सीट से इनको जो है टिकट दिया गया और ये लोकसभा में रामपुर से जीत करके चुनाव आए हैं। तो इनके बारे में लोगों का क्या परसेप्शन है, किस तरीके से इनका बजट सेशन में इनका क्या परफॉर्मेंस रहा, लोग उस पर क्या चर्चा कर रहे हैं, खास करके वक्त के ऊपर दिया गया इनके भाषण पर लोगों का क्या राय है, उस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ज़ियाउर रहमान बर्क, जो कि मरहूम शफीकुर रहमान बर्क साहब के फर्जंद हैं, और शफीकुर रहमान बर्क साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत भी फरमाए। उनके बेटे होने के नाते उन पर भी सबकी नज़र थी कि उनकी परफॉर्मेंस लोकसभा में किस तरीके की रहेगी। और इकरा हसन चौधरी, जिनकी तारीफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने पार्लियामेंट में की है, उनकी स्पीच की है। तो हम ये जानने की कोशिश करने चल रहे हैं कि इकरा हसन चौधरी, उनकी परफॉर्मेंस पर लोगों का क्या नज़रिया है, मौलाना मुहिबुल्लाह साहब पर क्या नज़रिया है, और ये तीनों कितने लंबे रेस के घोड़े हैं। क्या ये आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे बनने जा रहे हैं? क्या मुस्लिम समाज इन पर पूरा भरोसा करेगा? क्या देश का जो मुस्लिम समाज के अलावा जो देश के और तमाम तबके के लोग हैं और धर्मों के लोग हैं, किसने ज़्यादा अट्रैक्शन अपनी तरफ प्ले किया, कौन ज़्यादा लोगों के बीच में मकबूल हुआ, ये भी इस वीडियो में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें शफीकुर रहमान बर्क साहब के बेटे की, तो ज़ियाउर रहमान बर्क साहब के बारे में जो आम परसेप्शन है कि वो अपने पहले पार्लियामेंट्री सेशन में, हालांकि उन्होंने कई मुस्लिम इश्यूज़ को उठाया, लगातार वो मुस्लिम इश्यूज़ को उठाते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो पार्लियामेंट के लिए नए थे। हालांकि वो विधायक रहे हैं, विधायक चुने गए हैं, इसके बावजूद वो इम्प्रेशन शायद उस तरीके का सोशल मीडिया में नहीं छोड़ पाए हैं, जिसके चलते उन पर बहुत ज़्यादा जो है चर्चा पर चर्चा की गई हो, डिबेट की गई हो। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस अगर पार्लियामेंट में देखा जाए तो उन्होंने मुस्लिम इश्यूज़ पर काफ़ी सवाल उठाया, उन्होंने वक्फ के इश्यूज़ पर भी बात करी, उन्होंने मुहर्रम के इश्यूज़ के पर भी बात लेकर के आए कि वो सारे जो ट्रेडिशनल रूट्स है मुहर्रम के, उन पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने रोक लगाने की कोशिश की। लेकिन वो एक इम्प्रेशन छोड़ने में, इवन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी वो उस तरीके का इम्प्रेशन, एक वाइब्रेंट इम्प्रेशन छोड़ने में नाकामयाब रहे हैं। लोग मेरी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो लोगों का परसेप्शन है, जो मेरा अपना आउटलुक है, उन सब की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि शफीकुर रहमान बर्क साहब के बेटे होने के चलते उनकी जो उनसे जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो लोगों की अपेक्षाएं थी, उस पर शायद वो अभी उतने खरे उतरते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब अगर बात की जाए मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब की, तो डेफिनेटली उन्होंने अपने पहले जब वो उन्होंने ओथ लेने के बाद, जब पार्लियामेंट में बजट सेशन में उन्होंने पहली बार अपना भाषण दिया, डिबेट में हिस्सा लिया, तो उन्होंने रामपुर के लिए एक एम्स की बात करी। हालांकि वे एक आलिम हैं, मौलाना हैं, जनरली वो खिताब लोगों से करते रहे, लेकिन उनका खिताब में कई बार फ्लक्चुएशन था, कई बार वो अटके, कहीं ना कहीं पहली बार पार्लियामेंट में होने का, लोकसभा में होने का उन पर प्रेशर नजर आ रहा। भी जब वक्त बिल के ऊपर डिबेट हो रही थी, उस वक्त भी थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल हुए, लेकिन बाद में वो ले में आ गए, चूंकि टॉपिक उनका था, पिच उनकी थी, और वक्फ जैसे इश्यूज पर एक मौलाना से जो तवक्को की जा सकती है, जो उनसे एक्सपेक्टेशन हो सकती है, वो उस रो में आए और उस रो में उन्होंने एक अच्छा लेक्चर दिया, एक अच्छी डिबेट में हिस्सा लेते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने एक इंप्रेशन भी छोड़ा। और एक बार तो गृह मंत्री को भी उनको इंटरवीन करना पड़ा कि वो किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाया कि वक्फ का जो इशू है वो मुसलमानों का इशू है, और एक ऐसा इशू जो मुसलमानों का है, उस वक्फ को तय करने के राइट में किसी गैर मुस्लिम का होना ये गैर जरूरी है। इसलिए उनकी बात काफी कड़वी थी, काफी सख्त लहजे में थी, और उनका मैसेज लोगों तक गया।
वो कहीं ना कहीं अपने ऑडियंस को, खास करके मुस्लिम ऑडियंस को तक पहुंचने में कामयाब रहे, और जो उनकी पहचान है एक रिलीजियस लीडर के तौर पर, क्योंकि वो एक मौलाना है, कहीं ना कहीं वो इंप्रेशन छोड़ने में कामयाब रहे। और चूंकि वो रामपुर से आते हैं, रामपुर एक मुस्लिम बहुल संसदीय क्षेत्र है, इसलिए भी उनके सामने इस तरह का कोई प्रेशर नहीं था कि अगर वो कोई ऐसी बात बोलेंगे तो उनके जो हिंदू वोटर हैं वो उनसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये कॉन्फिडेंस है कि वहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का कैडर वोट है, उसके चलते उनके लिए आगे आने वाले टाइम में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए दोबारा जब कभी चुनाव होगा तो वहां से अगर उनको टिकट समाजवादी पार्टी देगी तो उनके लिए बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन अगर बात इकरा हसन चौधरी की जाए तो इनका तो पॉलिटिकल फैमिली रहा है, पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। नाहिद हसन जो कि एमएलए रहे कैराना से, उनके भाई हैं, उनके फादर भी एमपी एमएलए रहे, तो उनको एक कह सकते हैं कि बाय बर्थ उनके पास राजनीति मिली है, उनको गॉड गिफ्टेड उनके पास पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है, और इसका प्रदर्शन उन्होंने किया, इसको उन्होंने एक्सपोज भी किया जब उन्होंने पहली बार लोकसभा में अपने डिबेट में पार्टिसिपेट करते हुए भाषण दिया। तो उन्होंने कई ऐसे इश्यूज उठाए जो लोकल इश्यूज थे, एजुकेशनल इश्यूज थे, कनेक्टिविटी से जुड़े हुए थे, खास करके कैराना को जोड़ने के लिए, मेरठ से जोड़ने के लिए। फिर उन्होंने दो ऐसे टॉपिक उठाए जिससे मेजॉरिटी कम्युनिटी, क्योंकि कैराना के जो हिंदू वोटर्स हैं जो उनके साथ अब की बहुत बड़ी तादाद में एसोसिएट हुए और उन्होंने उनके फेवर में वोट किया, उन्होंने उस प्रश्न को भी उठाया, उसको भी टच किया और ये कहा कि शामली से सीधे सीधे प्रयागराज को जोड़ा जाए, और इसी तरीके से प्रयागराज के अलावा उसको वैष्णो देवी से भी जोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं इसके बाद उन्होंने हिंदू जो मास है, जो देश के हिंदू नागरिक हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो उनकी इस स्पीच से काफी मोटिवेटेड हुए, काफी इनके फेवर में आए, और एक बारगी वो सोशल मीडिया पर जो है आइकन बन गई। और फिर आप चाहे इंस्टाग्राम देखें, फेसबुक देखें, यूट्यूब देखें, हर जगह आपको इकरा हसन चौधरी की प्रेजेंस जो है तेजी के साथ दिखी, वो ट्रेंडिंग हो गई। अब अगर आप उनकी वक्त पर दी गई स्पीच को देखें तो उसमें हालांकि उन्होंने ज्यादा वक्त के इशू पर नहीं बोला, लेकिन बहुत क्लियरिटी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, उससे इंप्रेस किया। साथ ही साथ उन्होंने एनसीईआरटी का भी विषय उठाया, और एनसीईआरटी में मुगलों की जिस तरीके से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की बात की गई उसको उन्होंने उठाया, उस सिलेबस में उनके हिस्से को कम करने की बात की गई उसको उठाया। तो पता लगा कि उनके पास ज्यादा टॉपिक हैं, ज्यादा वो एक्सप्लोर कर पा रही हैं उन टॉपिक्स को जो लोगों से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से भी जुड़े हैं और साथ ही साथ मेजॉरिटी कम्युनिटी से जुड़े हैं, और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि देश के हर नागरिक से जुड़े हैं। उन प्रश्नों के साथ वो जोड़ पा रही हैं, और ऐसा लगता है कि वो आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी की मुस्लिम लीडर के तौर पर भी, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की एक बड़ी महिला लीडर के तौर पर भी वो उभर सकती हैं। उनके पास उर्दू की भी समझ है, हिंदी पे भी कमांड है, और अंग्रेजी जो उनकी है वो बहुत अच्छी है। तो इंग्लिश पर भी उनके कमांड के चलते उनके पास एक एज है, और जिसके चलते उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा, जो मेरे अपने पर्सनल व्यूज थे, और उसकी बुनियाद पर मैंने ये आपके सामने एनालिसिस रखा है। कैसा लगा ये मेरा एनालिसिस आप कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए अगर आप वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।